दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। लोकसभा चुनाव से पहले दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर ईवीएम मशीन पर उठा दिए सवाल। बोले ईवीएम मशीन को किया जा रहा मैनिपुलेट। दरअसल इंदौर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से ईवीएम मशीन की कार्यप्रणाली पर प्रश्न उठा दिया है। पत्रकारों से चर्चा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैंने खुद देखा है कि कैसे मशीन को मैनिपुलेट करके उसमें प्रोग्राम फिट किया जाता है, इसीलिए हम ये चाहते हैं कि मशीन को हम खुद ऑपरेट करके देखें और ये हमारा अधिकार भी है, बल्कि हर भारतीय का अधिकार है कि वो देख सकें कि उसके द्वारा दिया गया वोट किसे जा रहा है। उन्होंने कहा कि मतदान के दौरान हमको 7 सेकंड के लिए पर्ची दिखने के बजाय वो पर्ची हाथ में दे दी जाए ताकि हम उसको देखकर दूसरे बॉक्स में डाल सकें। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह से जब ईवीएम मशीन पर सवाल किया गया तो उनका कहना है कि मैं पहले ही ये कह चुका हूं कि ईवीएम मशीन को मैनिपुलेट किया जा रहा है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि वीवीपैट स्लिप दिखाने की जगह हाथ में दे दी जाए ताकि हम उसे अलग से मतपेटी में डाल दें। अगली बड़ी खबर, ईवीएम मशीन पर सवाल उठाते हुए दिग्विजय सिंह ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले मध्य प्रदेश में कराई गई फर्जी वोटिंग, इसीलिए हारी कांग्रेस पार्टी। दरअसल दिग्विजय सिंह ने इंदौर में कहा कि वीवीपैट स्लिप दिखाने की जगह हाथ में दे दी जाए ताकि हम उसे अलग से मतपेटी में डाल दें। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में प्रशासन का पूरा तंत्र लगा रहा, फर्जी वोटिंग कराई गई, वोटर लिस्ट में फर्जी नाम जोड़े गए। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में ये सब चीजें थी, उसके बाद भी सारे सर्वे कांग्रेस पार्टी ही पक्ष में आ रहे थे, बाद में नतीजा कुछ और आया। उन्होंने कहा कि वोट देना हमारा अधिकार है, हमको 7 सेकंड के लिए पर्ची दिखने के बजाय वो पर्ची हाथ में दे दी जाए ताकि हम उसको देखकर मतपेटी में डाल सकें। राम मंदिर के न्योते के सवाल पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि उन्हें अयोध्या जाने के लिए राम मंदिर के न्योते की जरूरत नहीं है। उन्होंने सवाल किया है कि सरकार पहले ये बताए कि रामलला की नई मूर्ति लगाई जा रही है, लेकिन वो मूर्ति कहां है जो पहले से वहां स्थापित थी। इस सवाल का जवाब सरकार क्यों नहीं दे रही। आपको बता दें कि फिलहाल उन्होंने ईवीएम मशीन को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि ईवीएम मशीन को मैनिपुलेट किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को मिली बड़ी सफलता। वाईएसआर तेलंगाना का कांग्रेस पार्टी में हो गया विलय। जगनमोहन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला को मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी में कराया शामिल। दरअसल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला आज कांग्रेस में शामिल हो गई। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। शर्मिला के कांग्रेस में शामिल होने से पार्टी को आंध्र प्रदेश में बड़ी मजबूती मिलेगी। शर्मिला आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी की बहन है। उन्होंने कांग्रेस में शामिल होते ही अपनी पार्टी वाईएसआर तेलंगाना का कांग्रेस पार्टी में विलय का भी ऐलान कर दिया है। शर्मिला ने कहा कि मेरे पिता का सपना था कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, मुझे खुशी है कि मैं इसके लिए काम करूंगी। शर्मिला ने कहा कि उन्हें ईसाई के तौर पर मणिपुर हिंसा के कारण बहुत दुख हुआ। अगर सेक्युलर पार्टी सत्ता में नहीं होगी तो यही होगा। वाईएस शर्मिला आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी की बेटी हैं। आपको बता दें कि फिलहाल उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया, साथ ही उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में कर दिया है। अगली बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार के नाम पर नहीं बन रही बात। संयोजक के चेहरे पर बड़ा सस्पेंस, नीतीश कुमार का टूट रहा सपना। दरअसल लोकसभा चुनाव धीरे धीरे अब बेहद नजदीक आता जा रहा है। ऐसे में इंडिया गठबंधन भी सभी नेताओं को उनकी जिम्मेदारी सौंपने में जुटा है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार क्या कभी विपक्षी गठबंधन के संयोजक बन पाएंगे। ये सवाल इसलिए क्योंकि उनके कार्यकर्ताओं का ये सपना फिर से टूट गया है। बुधवार को इंडिया गठबंधन की वर्चुअल मीटिंग होनी थी जो कि कैंसिल हो गई और ना ही इस पर नीतीश कुमार को लेकर कोई फैसला हो पाया। अब सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार के नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है। पटना से लेकर दिल्ली तक के जेडीयू नेता कल नीतीश कुमार को सबसे योग्य बता रहे थे। विपक्षी गठबंधन के संयोजक बनाए जाने का भी सपना देख रहे थे, लेकिन दिन बदला और उनका सपना चूर चूर हो गया। एबीपी न्यूज को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे सहित कुछ और नेताओं ने नीतीश कुमार के नाम पर सहमति दी है। इनकी तरफ से अभी कोई भी बयान सामने नहीं आया है, इसीलिए माना जा सकता है कि नीतीश कुमार और जेडीयू के कार्यकर्ताओं का इंतजार अभी बढ़ गया है। वैसे भी नीतीश कुमार का इंतजार काफी लंबा हो चुका है। पिछले 7 महीनों से नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन के संयोजक बनने का सपना देख रहे हैं और साथ बैठने वाले गठबंधन के साथ ही उन्हें यह सपना दिखाई जा रहे हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार को उम्मीद थी कि एक बार विपक्षी दलों का गठबंधन बन जाएगा तो उनके लिए संयोजक का रास्ता भी साफ हो जाएगा। हालांकि ऐसा होता नजर नहीं आ रहा।
अगली बड़ी खबर, आखिर अब कब चुना जाएगा इंडिया गठबंधन का संयोजक? संजय राउत ने कर दिया बड़ा ऐलान, राम मंदिर को लेकर भी दिया बड़ा बयान। दरअसल शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने एक बार फिर राम मंदिर पर अपनी बात कही। अभी तक उद्घाटन से जुड़ा निमंत्रण न मिलने पर बीजेपी की आलोचना करने वाले संजय राउत का कहना है कि अगर कांग्रेस पार्टी को अयोध्या का निमंत्रण मिलता है तो उसे उसमें जाना चाहिए। संजय राउत ने आगे कहा कि जल्द ही इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बड़ी बैठक करेंगे और उसमें संयोजक और अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी किसी को दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे की बात नीतीश कुमार, केजरीवाल और केसी वेणुगोपाल से हुई है। संजय राउत ने इस मौके पर सरकार की तरफ से इंडिया गठबंधन के नेताओं को ईडी और अन्य केंद्रीय जांच एजेंसियों के जरिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केजरीवाल और हेमंत सोरेन को ईडी परेशान कर रही है। इंडिया गठबंधन के अन्य दल पूरे तरीके से केजरीवाल और हेमंत सोरेन के साथ हैं। आपको बता दें कि उन्होंने साफ कर दिया है कि इंडिया गठबंधन का जल्द ही संयोजक और अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अवैध किले में तब्दील होगी पूरी अयोध्या। एआई सर्विलांस, सीसीटीवी और चप्पे चप्पे पर रहेंगे जवान। दरअसल अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। मंदिर के उद्घाटन के बाद तीर्थ यात्रियों की संख्या में काफी वृद्धि होने की उम्मीद है। ऐसे में मंदिर की सुरक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई सर्विलांस शुरू किया जा सकता है। एआई सर्विलांस के अलावा प्राण प्रतिष्ठा के दिन रामलला की सुरक्षा में 11,000 पुलिसकर्मियों और अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किए जाने की संभावना है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक सीनियर पुलिस अफसर ने बताया कि एआई सर्विलांस के पायलट प्रोजेक्ट को अयोध्या के लिए लॉन्च किया जा सकता है। कुछ समय बाद अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसे सुरक्षा का एक अभिन्न अंग बनाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि राम मंदिर को लेकर खतरा बहुत अधिक है। ऐसे में अयोध्या में कड़ी निगरानी रखने की जरूरत है। एआई सर्विलांस बार बार आने वाले भक्तों या फिर लोगों के समूह द्वारा अपनाई जाने वाली किसी सामान्य प्रवृत्ति या मंदिर परिसर के भीतर देखी गई किसी अन्य संदिग्ध प्रवृत्ति का पता लगाने में मदद कर सकता है। इसमें एजेंसियां अलर्ट पर आ जाएंगी और उचित कार्रवाई करने में सक्षम होंगी। आपको बता दें कि फिलहाल प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरी अयोध्या अवैध किले में तब्दील कर दी जाएगी। चप्पे चप्पे पर जवान तैनात रहेंगे। अगली बड़ी खबर, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर मुस्लिम परिवार भी मनाएंगे जश्न। उद्घाटन के बाद समर्थन में पैदल मार्च निकालेंगे कई राज्यों के मुसलमान। दरअसल अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन के बाद बेहद दिलचस्प नजारा देखने को मिलेगा। उद्घाटन के बाद ये शहर आपसी भाईचारे का भी गवाह बनेगा। दरअसल मंदिर निर्माण के लिए बनाए गए निर्माण निधि कोष में दान देने वाले सैकड़ों मुस्लिम 22 जनवरी के बाद मंदिर के दर्शन के लिए अयोध्या की यात्रा करेंगे। ये एक पद यात्रा होगी यानी पैदल मार्च होगा, जिसे आरएसएस संबद्ध मुस्लिम राष्ट्रीय मंच यानी एमआरएम की ओर से संचालित किया जाएगा। एमआरएम के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य और प्रवक्ता शाहिद सईद ने कहा कि विभिन्न राज्यों के लगभग 50 जिलों से मुस्लिम समुदाय के सदस्य अयोध्या में राम मंदिर का दौरा करने के लिए तैयार हैं। इनमें से ज्यादातर कार, बाइक और साइकिल से आएंगे। इस पैदल मार्च से धार्मिक सौहार्द और मजबूत होगा। ये सभी 23 जनवरी के बाद अयोध्या पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ पर पैदल मार्च करने वाले मुस्लिमों में अच्छी खासी संख्या जम्मू कश्मीर से है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, यूपी और दिल्ली से भी बड़ी संख्या में मुसलमान शामिल होंगे। ये लोग अलग अलग बैकग्राउंड से हैं और भारत की धार्मिक मित्रता और भाईचारे के सार का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपको बता दें कि फिलहाल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर कई मुस्लिम परिवार जश्न मनाएंगे और उद्घाटन के बाद समर्थन में पैदल मार्च करते हुए अयोध्या पहुंचेंगे। अगली बड़ी खबर, 22 जनवरी है दीपावली जैसा दिन। बीजेपी विधायक ने मुख्यमंत्री से कर डाली बड़ी अपील। कहा उस दिन पूरे देश में बंद कराएं मीठ और शराब की दुकानें। दरअसल राम मंदिर के अभिषेक समारोह से पहले बीजेपी विधायक राम कदम ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से शराब और मांस पर एक दिन का प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है। उनका कहना है कि 22 जनवरी दीपावली के त्योहार जितना ही पवित्र है। मैं भगवान राम के सभी भक्तों की ओर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से यह आग्रह करता हूं कि 22 जनवरी के पवित्र दिन पर पूरे देश में शराब और मांस पर प्रतिबंध लगाया जाए। उन्होंने कहा कि मैं महाराष्ट्र सरकार से यह अनुरोध करता हूं, बदले में केंद्र सरकार से अनुरोध करें कि उस दिन पूरे देश में मांस और शराब पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह या उद्घाटन समारोह 22 जनवरी को दोपहर 12:20 पर होगा। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन समारोह से पहले आयोजकों ने पूजा की गई अक्षत मिश्रित चावल वितरित करना शुरू कर दिया है।
अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता कानून लागू करने की बड़ी तैयारी, कांग्रेस पार्टी ने लगाया ध्रुवीकरण का आरोप। असदुद्दीन ओवैसी ने भी बोला जबरदस्त हमला। दरअसल साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। केंद्र की मोदी सरकार लोकसभा चुनाव की तारीख की घोषणा से पहले ही संशोधित नागरिकता कानून यानी सीएए के नियमों को नोटिफाइड कर सकती है। इस बीच सीएए को लेकर विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने कहा कि सीएए को लागू करना सही नहीं है क्योंकि ये धर्म के आधार पर बनाया गया है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि सीएए संवैधानिक रूप से अनैतिक है। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इसे संविधान विरोधी करार दिया। दरअसल मंगलवार को सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया था कि लोकसभा चुनाव से पहले सीएए के नियम जारी होंगे। नियम जारी होने के बाद कानून लागू किया जा सकता है, फिर पात्र लोगों को भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। आपको बता दें कि न्यूज एजेंसी पीटीआई ने इस बात की जानकारी दी थी। बता दें कि हाल ही में पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह साफ ऐलान कर दिया है कि सीएए को लागू करने से कोई ताकत नहीं रोक सकती है। अगली बड़ी खबर, नागरिकता कानून को लेकर जयराम रमेश ने भी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला। बोले ध्रुवीकरण का बड़ा हथियार है नागरिकता कानून। दरअसल इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। एआईएमआईएम के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने भी सीएए कानून को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि सीएए का उद्देश्य चुनाव से पहले मतदाताओं का ध्रुवीकरण करना है। कांग्रेस नेता ने कहा कि मोदी सरकार ने दिसंबर 2019 में संसद में विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम को पास कर दिया था। संसदीय प्रक्रियाओं के अनुसार कानून को लागू करने के नियम 6 महीने के भीतर लागू हो जाने चाहिए थे, लेकिन इसके लिए 9 एक्सटेंशन मांगे गए और दिए गए। उन्होंने कहा कि अब हमें यह सूचित किया गया है कि नियमों को लोकसभा चुनाव से पहले अधिसूचित किया जाएगा। इससे यह स्पष्ट है कि इसका उद्देश्य हमेशा चुनाव से ठीक पहले मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने का हथियार है। अगली बड़ी खबर है, एनसीपी नेता जितेंद्र अहवाड़ ने भगवान राम को बताया मांसाहारी तो आग बबूला हो गए जगतगुरु परमहंसाचार्य। बोले कार्रवाई नहीं हुई तो मैं खुद उनका वध कर दूंगा। दरअसल भगवान राम को लेकर शरद पवार गुट के एनसीपी नेता जितेंद्र अहवाड़ के विवादित बयान को लेकर सियासत काफी गर्मा गई है। इस बीच साधु संतों की ओर से भी इस पर कड़ी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगतगुरु परमहंसाचार्य ने कड़ी चेतावनी दी है कि अगर जितेंद्र अहवाड़ पर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो वो खुद उनका वध कर देंगे। तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगतगुरु परमहंसाचार्य ने कहा कि महाराष्ट्र के एनसीपी नेता जितेंद्र अहवाड़ ने जो बयान दिया है यह निश्चित रूप से निंदनीय के साथ साथ देश के सभी राम भक्तों को गहरा आघात पहुंचाने वाला है। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति इस तरीके के अपमानजनक प्रयोग करने वाले जो लोग हैं इन पर स्वतः संज्ञान लेकर उन पर तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाए। परमहंसाचार्य ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर एनसीपी नेता पर सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो वो खुद जितेंद्र अहवाड़ का वध कर देंगे। अगली बड़ी खबर, ईडी के समन पर भड़के केजरीवाल। बोले ईमानदारी मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है, बीजेपी मुझे कराना चाहती है गिरफ्तार। दरअसल दिल्ली आबकारी नीति मामले को लेकर दिल्ली में 2 दिनों से जारी सियासी घमासान के बीच आज मुख्यमंत्री केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने ईडी के समन पर कहा कि शराब घोटाले के मामले में कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। ईडी को अभी तक एक भी सबूत नहीं मिले हैं। अभी तक प्रवर्तन निदेशालय एक भी सबूत पेश नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल से शराब घोटाले की चर्चा कई बार हुई है। 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसी कई रेड मार चुकी हैं, हमारे कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं। शराब घोटाले के मामले में एक भी पैसे का कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ होगा तो इतने करोड़ रुपए कहां गए? सच्चाई यह है कि किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। अगर होता तो पैसे भी मिलते। उन्होंने कहा कि फर्जी केस में इन्होंने आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को पकड़कर जेल में डाल दिया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि किसी के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, अभी तक कुछ साबित नहीं हुआ है। खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, ये किसी को पकड़कर जेल में डाल दे रहे हैं। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार कराना चाहती है। उन्होंने कहा कि मेरी सबसे बड़ी संपत्ति मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप फर्जी समन भेजकर ईमानदारी पर चोट कर रहे हैं और मुझे गिरफ्तार कराना चाहते हैं। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी का सीट बंटवारे का फार्मूला तैयार। नाना पटोले ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले महाराष्ट्र में जीतेंगे लोकसभा की 40 सीटें। दरअसल कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले ने बड़ा विश्वास जताया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी यानी एमबीए गठबंधन राज्य की कुल 48 लोकसभा सीटों में से 40 से 41 सीटों पर जीत दर्ज करेगा। नाना पटोले ने यहाँ एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि एमबीए का सीट बंटवारे का फार्मूला पूरे तरीके से तैयार है और इसे लेकर तीनों घटक
घटक दलों के बीच में कोई भी विवाद नहीं है। एनडीए गठबंधन में शिवसेना, यूबीटी, शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी और कांग्रेस पार्टी शामिल है। आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि जल्द ही सीट बंटवारे को लेकर फैसले की घोषणा कर दी जाएगी। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि कुल 48 लोकसभा सीटों में से महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन 40 से 41 सीटों पर जीत दर्ज करेगा। अगली बड़ी खबर, ग्वालियर के मेले में वाहन खरीदने पर मिलेगी 50% की छूट। मोहन यादव कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला। दरअसल ग्वालियर व्यापार मेले में ऑटोमोबाइल यानी 2 पहिया और 4 पहिया वाहन की खरीद पर मध्य प्रदेश सरकार विक्रय कर में 50% की छूट देगी। ये निर्णय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में 4,500 करोड़ रुपए से सड़कों के निर्माण का भी फैसला लिया गया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।